हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, आइए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों भाषा। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी क्या होती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य एक जिज्ञासु तथा विवेकशील प्राणी है। मनुष्य जो है वो एक जिज्ञासु है, ठीक है, जिसके अंदर एक ललक होती है और एक विवेकशील प्राणी है। वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को होते देखता है, समझता है तथा उन्हें दूसरों को समझाना भी चाहता है। इसलिए वह मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा भी लेता है, पर संकेतों द्वारा व्यक्त विचारों की एक सीमा होती है। यहाँ पर कुछ एक परिभाषा दी गई है, आइए परिभाषा को अच्छे से पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचार बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव अथवा विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। अब भाषा की आवश्यकता पढ़ेंगे। हमारी भाषा की क्या आवश्यकताएं होती हैं? कुछ सोचने, चिंतन, मनन करने, बातचीत करने, समझने, पढ़ने तथा लिखने में भाषा आवश्यक होती है। प्राय पशु पक्षियों के हाव भाव तथा आवाजों द्वारा उनके सुख दुख जैसे भावों का पता चल जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर जो कुछ देखता है, सुनता है और समझता है उसे अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेता है ताकि अपने मनोभावों को दूसरों पर प्रकट कर सके। जो व्यक्ति होता है वो सारी बातें, दूसरों की बातें सुनता है, समझता है, ठीक है, उसके बाद वो अपने भावों को प्रकट करता है बोलकर। ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में भी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। एक पीढ़ी द्वारा अर्जित ज्ञान को भाषा के माध्यम से ही दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार विकास का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। समय तथा स्थान परिवर्तन के साथ साथ भाषा के रूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, फ्रांसीसी, उर्दू, रूसी, फारसी, अरबी, चीनी, जापानी आदि। इसी प्रकार भारतवर्ष में संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अन्य भाषाएं भिन्न भिन्न काल खंडों में प्रचलित रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों हम भाषा के रूप। अब यहाँ पर हम अपनी भाषा के रूप देखेंगे। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। कभी हम लिखकर या लिखते हुए को पढ़कर तो कभी सुनकर या बोलकर परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है? इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम अपनी मौखिक भाषा देखेंगे। मौखिक अर्थात मुख से बोला गया भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा कोई दूसरा उन्हें सुनकर ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। फोन पर बात करना, गीत गाना और सुनना, भाषण देना, वाद विवाद, कहानी सुनाना, रेडियो वार्ता व उसे सुनाना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। और हमारे अब लिखित भाषा कौन सी है बच्चों? लिखित अर्थात लिखा हुआ, अतः भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम लिखकर व पढ़कर अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसे लिखित भाषा भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलकर और यहाँ पर लिखकर भाषा समझाई जा रही है। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे हम। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। विश्व में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें हमारी जो हिंदी भाषा है उसका स्थान तीसरा है बच्चों। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाएं हैं को मान्यता दी गई है। ये इस प्रकार है: हिंदी, उर्दू, मलयालम, सिंधी, बांग्ला, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, डोगरी, गुजराती, बोडो, असमिया, कश्मीरी, संस्थाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, मणिपुरी, संस्कृत, नेपाली, मैथिली। ये बच्चों जो भाषाएं हैं हमारी, तो इन्हें हमारी जो 22 भाषाएं हैं तो भारतीय संविधान में इन्हें मान्यता प्राप्त है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बच्चों लिपि पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ओके, मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये सभी चिन्ह किसी न किसी ध्वनि को प्रकट करते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि वर्णों के लिखने की विधि होती है। जो हमारी लिपि होती है वो वर्णों को लिखने की विधि होती है। क्लियर है? वर्णों को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जो वर्ण को लिखने के लिए जिनमें हम अपने जिनमें चिन्ह डालते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक जो भी भाषाएं होती हैं उनकी अपनी अपनी लिपि होती है। कभी कभी एक ही लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी तथा नेपाली भाषा की एक ही लिपि है, वो है देवनागरी लिपि। क्लियर है बच्चों? हमारी जो हिंदी भाषा है, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सभी भाषाओं की एक ही लिपि है। कौन सी? देवनागरी। क्लियर है? भाषा की लगभग सभी लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, परंतु फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। चीनी, जापानी तथा कोरिया की लिपि में चित्र संकेत होते हैं। बच्चों, जो चीनी, जापानी तथा कोरिया की जो लिपि होती हैं उनमें चित्र के साथ संकेत दिए हुए होते हैं, अतः इस प्रकार की लिपियों को चित्रलिपि भी कहा जाता है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं लिपियों के। ये भाषा है, अंग्रेजी भाषा की हमारी लिपि है रोमन, फारसी की है रोमन और जर्मन की भी हमारी रोमन लिपि है। अब यहाँ पर हमारी भाषा है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। ठीक है, हिंदी संस्कृत की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की है गुरमुखी और उर्दू की है अरबी फारसी लिपि। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों हम बोली। ठीक है, अब हम अपनी बोली के बारे में बात करेंगे। भाषा के क्षेत्रीय अर्थात स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है तथा यह क्षेत्र विशेष में ही बोली है। हिंदी भाषा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखड़ी, हरियाणवी, मगधी तथा खड़ी बोली आदि प्रमुख बोलियां हैं। बोली में साहित्य रचना प्राय नहीं होती है और न ही इसका सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ बोलियों में प्रसिद्ध साहित्य रचना भी की गई है। अब बच्चों बात करेंगे हम व्याकरण की। अब तक तो हमने लैंग्वेज सीखी, बोलियां सीखी, हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज है, लिपियां हैं, हमने वो क्लियर करी, कौन कौन सी होती हैं और कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है, सभी हमने क्लियर करी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याकरण। किसी भी भाषा को उचित प्रकार से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के लिए उस भाषा की रचना के नियमों का जानना अत्यंत आवश्यक होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह दो शब्दों के संयोग से बना है, बी जमा आकरण। तो बी का अर्थ है विकार या बुराई तथा आकरण का अर्थ है निकालना। इस प्रकार भाषा के विकार को निकालकर उसे शुद्ध रूप देना ही व्याकरण का मुख्य कार्य है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य होता है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य होता है बच्चों। व्याकरण में भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियम वर्णित होते हैं। व्याकरण के सही ज्ञान के बिना भाषा प्रयोग में शुद्धता नहीं आ सकती। ठीक है, अर्थात स्पष्ट रूप से कुछ कहना और कहे को समझना संभव नहीं हो सकता। अतः व्याकरण भाषा की कुंजी है। जो व्याकरण है वो हमारी भाषा की कुंजी है। व्याकरण के अंग। ओके, अब हम अपने व्याकरण के अंग पढ़ेंगे। व्याकरण में भाषा के निम्नलिखित अंगों पर विचार किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कितने विचार होते हैं बच्चों? कितने अंग हैं? 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्लियर है? सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके वर्गीकरण तथा मेल से शब्द बनाने के नियम आदि पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चों शब्द विचार है। इसमें शब्दों के रूप, भेद, बनावट, लिंग, वचन, कारक, काल, उत्पत्ति आदि के नियमों पर विचार किया जाता है बच्चों। वाक्य विचार। इसमें वाक्य के स्वरूप, भेद, रचना, विशेषण तथा विराम चिन्ह आदि के नियमों पर विचार किया जाता है।
क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये था आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। आपको अच्छे से समझ आया होगा ये पार्ट आपका यहीं खत्म होता है। तो बच्चों मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।